ठीक है भाई, ये कैसे क्या, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इसको थोड़ा नामकरण कर देते हैं ढंग का सा ना, बाहर मिलता नहीं है। चलो ओके, प्लीज़ शांति और थोड़ी सी मेहनत, है ना। पानी पी लो। चलो ध्यान से सुनना। हम लोगों ने अभी मैं अब वो वाले रेशियोज रिवाइज नहीं कराऊंगा जो हमारे कौन से थे, करंट रेशियोज, हमारे लिक्विड रेशियोज थे, उसको रिवाइज नहीं करेंगे, 2 बार रिवाइज ऑलरेडी कर चुके हैं बिकॉज। ठीक है, सॉल्वेंसी से एक बार फटाफट से पहले तो रिवीजन मारते हैं फटाफट। क्या क्या बात करी थी मुझे बताओ। सॉल्वेंसी रेशियो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने। कॉन्सेप्ट में मैंने बोला था 2 तरीके के रेशियोज होते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे बनते थे, मैंने कहा ये बैलेंस शीट याद कर लेना, उससे ही बनते हैं। ठीक है, पहले तो टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। बेसिकली टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है ना। और मैंने कहा लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है, एसएचएफ, एनसीएल और सीएल। दोबारा बोलो, एसएचएफ, एनसीएल और सीएल। फिर मैंने कहा एसेट के अंदर क्या आता है, एनसीए और सीए। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। सीए बोले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा दोनों का टोटल मारा तो टोटल एसेट आया, और अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सीएल दे रखा है, एनसीएल दे रखा है, कहता है एसएचएफ निकालो, तो मैंने कहा कुछ नहीं, इन दोनों को माइनस कर दो। तो इसलिए हमने फॉर्मूला बनाया था शेयर होल्डर फंड का। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला में क्या था, शेयर होल्डर फंड के अंदर हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के अंदर 2 चीजें, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व में सारे रिजर्व इंक्लूडिंग जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। उसके बाद पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्लस कर देना, पीएनएल का डेबिट बैलेंस होगा तो माइनस कर देना इसी में ही, और यहां से आपका एसएचएफ निकल जाएगा पूरा, अगर डायरेक्ट मेथड की चीजें दे रखी है। बट क्वेश्चन में इन दोनों जैसी कोई इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं, तो मैंने कहा नीचे आ जाना इनडायरेक्ट मेथड लगाने। आपको दे रखा होगा क्या चीज, क्या कहते हैं, टोटल एसेट या फिर टोटल लायबिलिटी दे रखी होगी। क्या बोला, टोटल एसेट या फिर टोटल लायबिलिटी निकालने का तरीका दे रखा होगा। अब ऑब्वियसली पता है टोटल लायबिलिटी तो निकलवाएगा नहीं, या तो वो डायरेक्ट देगा या आपको टोटल एसेट निकलवाएगा। टोटल एसेट कैसे निकलेंगे, एनसीए या सीए ऐड करके। ठीक है, उसमें से माइनस कर देना करंट लायबिलिटी और एनसीएल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एसएचएफ आ जाएगा। मुबारक हो, यहाँ तक की बात कंप्लीट हो जाती है। कोई डाउट यहाँ तक। चलो आगे बात करते हैं। ये कुछ इलस्ट्रेशन करा था, इसको रिवाइज नहीं करेंगे, इसका हो गया काम। ठीक है, चलो फिर इसके बाद मैंने कहा एनसीएल का भी सेम डायरेक्ट फॉर्मूला और इनडायरेक्ट फॉर्मूला। अच्छा, एनसीएल को क्या बोलते हैं हम, डेट बोलते हैं। अच्छा, उसको एसएचएफ को क्या बोलते थे, दूसरा नाम इक्विटी। ठीक है, तो मैंने कहा एनसीएल के अंदर क्या आएगा, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट। डायरेक्ट मेथड में क्या, वही 3 चीजें, एलटीबी, एलटीपी और अदर। एलटीबी बोले तो एलटीबी के अंदर कितनी चीजें, लोन्स या डिबेंचर्स, लोन्स या डिवेंचर्स। और लोन्स बैंक लोन हो सकता है या कोई अदर का लोन, कुछ भी लिख रखा हो, वो सारे लोन है। बस ये ध्यान रखना 12 महीने से ज़्यादा वाले, 12 महीने से कम वाले वो तुम्हारे करंट लोन हो जाता है, मतलब करंट लायबिलिटीज हो जाती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर आएगा वो। ठीक है, साथ में लॉन्ग टर्म प्रोविजन से मैंने आपको एक हिंट दिया था। मैंने कहा वैसे तो मैंने समझाया था वो प्रोविजन की पूरी डिटेल, बट अभी हिंट रिवाइज करेंगे। हिंट क्या था, एम्प्लॉय रिलेटेड कुछ भी बोल रखा हो या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट रिलेटेड कुछ भी बोल रखा हो, वो सब क्या है, आपका एलटीपी है। अदर जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा। डन। चलो इसके बाद मैंने कहा इनडायरेक्ट कैसे निकालेंगे, मैंने कहा टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी, उसमें से या दोनों में से जो भी दे रखा हो उसमें से माइनस क्या कर दोगे, जल्दी बोलो, एनसीएल और सॉरी एसएचएफ और सीएल। सही बात है, एनसीएल तो निकालना ही है, उसको कैसे माइनस कर देंगे। चलो बहुत ही बढ़िया। साथ में एक फॉर्मूला और डिस्कस करा था टोटल डेट का। टोटल डेट बोले तो मैंने कहा दोनों एनसीएल और सीएल दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल डेट। और अगर आपको डेट निकालना है तो मैंने कहा टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देना, क्या आ जाएगा, डेट निकल जाएगा। बेसिकली आपका एनसीएल निकल जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक। चलो इसी से हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज बनेंगे। सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर क्या क्या आने वाला है, याद करो, डेट टू इक्विटी। अब देखो डेट टू इक्विटी, अब डेट निकालना आता है, इक्विटी निकालना आता है, और 2 का मतलब मैंने क्या बोला था, रिप्लेस कर दो डिवाइड के साइन से, तो डेट अपॉन में इक्विटी। अब डेट और इक्विटी दोनों निकालना सिखा दिया, अब कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में, अपना ही गला है ना। चलो इसके बाद मैंने कहा टोटल एसेट टू डेट रेशो, तो टोटल एसेट अपॉन में डेट रेशो। टोटल एसेट कैसे निकलेंगे, एनसीए प्लस एनसीएल कर सकते हो, या फिर टोटल लायबिलिटीज दे रखी हो तो उनका टोटल मारोगे तो वो भी आपके टोटल एसेट ही है। यही हमने बात करी थी। क्लियर है क्या, कोई डाउट। अगला प्रोप्राइटरी रेशो, इसका मतलब क्या था, कोई बता दे तो मजा आ जाएगा। प्रोप्राइटरी रेशो का मतलब क्या था, फॉर्मूला बता दो। चलो देख नोटबुक देख रहे हैं। हाँ, तो इससे इसका मीनिंग क्या निकल के आता है कि ओनर्स का कितना प्रोपोर्शन है आउट ऑफ टोटल एसेट्स, है ना।
तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा भी था टोटल एसेट्स में से ओनर फंड का कितना रेशो है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो, एसएचएफ अपॉन में टोटल एसेट्स इनटू में 100। ये परसेंटेज में निकलता है, ये ध्यान रखना। समटाइम्स ये रेशो में भी लिख के रख देता है, बट समटाइम्स कभी कभी परसेंटेज में निकालता है। आपकी मर्जी, कुछ मर्जी निकाल के आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मैं रिकमेंड करूंगा परसेंटेज में निकालना। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये पूछना चाहता है कि कितनी परसेंट है हमारा शेयर होल्डर फंड आउट ऑफ द टोटल एसेट, तो परसेंटेज ही बताना बेटर रहेगा। डन। इसके बाद हम लोगों ने समझी थी इनकम स्टेटमेंट। अगर आप लोगों को याद हो तो इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या था, वो सर वही हमारी जो बैलेंस शीट वाली है वही है, बस थोड़ा नाम बदले हुए हैं। ये आपका बिजनेस स्टडीज का चैप्टर है और कुछ नहीं है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करा ईबीटी आता है, माइनस टैक्स करा ईएटी आता है, और प्रेफरेंस डिविडेंड आता है। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करा इक्विटी डिविडेंड माइनस करा तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आता है। यहाँ तक बात डन। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा, अब इससे एक फॉर्मूला बनाया था हम लोगों ने किस चीज का, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। किसका? इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। ये क्या बोलता था, याद करो, हमारी इनकम हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट को कितने टाइम पे कर सकती है, मतलब हमारी इनकम में से जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है वो कितने टाइम पे हो सकता है ना। इससे एग्जांपल भी लेता है, जैसे मान के चलो इनकम है हमारी 1 लाख रुपए की और फिक्स्ड इंटरेस्ट है कितना का, 50,000 का। तो मैंने कहा इनकम 1 लाख है, उसमें से 50,000 का इंटरेस्ट है, तो मैंने कहा 2 बार पे हो सकता है, तो ऐसे डिवाइड करके निकाला। ईबीआईटी ऊपर रखा, अपॉन में क्या रखा, फिक्स्ड इंटरेस्ट। क्लियर है? यहीं से फिर हमने कहा था यहाँ पे टेक्निकल लेवल 2 बनते हैं। मैंने कहा 2 डिफिकल्टी कहाँ पे, लेवल 1 लेवल 2, याद है क्या? ऐसे ही जब आप बैठे हो ना तो आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आप अगर अपनी नोटबुक में इसको कॉपी पेस्ट मार लोगे तो आप 100% एफिशिएंसी पे चले जाओगे। ठीक है, तो मेरी बात मान के चलना, या तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है, और प्रिंट आउट निकलवा के उसके बाद क्या करना, इसी पे ही ऐसे पेंसिल ले लेके गोले मार मार के जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोल बोल के रिवाइज कर लेना। 100% अगर आपको ये याद ना हो जाए तो फिर हम नहीं। ठीक है, चलो, बट हाँ करना पड़ेगा ऐसे, अकेले रूम में बैठना एंड रिकॉल दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, 1 घंटा डेडिकेशन के साथ सिर फटेगा लेकिन पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मैंने कहा अब डिफिकल्टी लेवल 2 तरीके की कैसी है, या तो क्वेश्चन आपको ईबीटी दे देगा या क्या दे देगा, ईएटी दे देगा। अब सर ईबीटी दे दिया तो मैंने कहा ईबीटी कहाँ पे होता है, मैंने कहा यहाँ पे होता है। ईबीटी से ईबीआईटी पर जाना है तो बस इंटरेस्ट ऐड करना है, तो फिक्स्ड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और चले जाना। यहाँ पे एग्जांपल भी सॉल्व करवाया था। ईबीटी आपको दे रखा है कितने का, 1 लाख रुपीस का, 9% डिबेंचर्स आपको दे रखे हैं और साथ में 5 लाख के है वो, तो मैंने कहा इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 9% लगा दो, तो 45,000 का तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर? अब इसके बाद ईबीआईटी निकालना, तो ईबीटी क्वेश्चन ने दे रखा है, उसमें 45,000 ऐड कर दो, 1,45,000 आपका क्या हो जाएगा सर, ईबीआईटी हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? इस तरीके से हमने ईबीआईटी निकाला था। और फिर आईसीआर निकालना था, तो वही ईबीआईटी डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट, और फिक्स्ड इंटरेस्ट कुछ नहीं, जो आपने निकाला वही है। क्लियर? चलो चलो आगे बात करें। ओके, अब दूसरा टाइप जो हम कर रहे थे, मैंने यहीं पे शायद छोड़ दिया था क्या खेल, अरे अच्छा 1.5 घंटा जिसको लगा, कितनी देर में 8 मिनट में रिवाइज कर डाला। भाई साहब देख रहे हो क्या स्पीड क्या है, चलो बहुत बढ़िया। देखना सर, मैंने कहा केस नंबर 2 क्या था, ईएटी इज गिवन। अगर ईएटी गिवन है तो याद है हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी क्या, अगर ईएटी गिवन है तो सबसे पहले आपको कहाँ से स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप बाय स्टेप कैसे, ईएटी है तो पहले ईबीटी पे पहुंचेंगे, और ईबीटी पे कैसे पहुंचोगे भाई साहब, आपको बिफोर टैक्स बनाना है किसी भी चीज को, तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो 1 - t से। बिफोर टैक्स बनाना है किसी भी चीज को तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो 1 - t से। ये लो जी, इसका एक एग्जांपल बनाते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल नहीं बनाया था, अब एग्जांपल बनाएंगे। यही रह गया था ना, एग्जांपल ही रह गया था मेरे ख्याल, और फिर इसके बाद एक और रेशो रहता है हमारा। ठीक है, प्लीज देखना हम क्या पे बात करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर ईएटी लिख देता हूँ, ईएटी लिख देता हूँ मैं आपको 80,000 का। टैक्स रेट लिख देता हूँ मैं 20% का, साथ में मैं 9% डिबेंचर लिख देता हूँ। कितने के सर, वही 5 लाख के ले लेते हैं। ठीक है, और मैंने बोला आपको कैलकुलेट आईसीआर। ये आईसीआर क्या था, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, आईसीआर कैलकुलेट कर रहा है, तो मैं सबसे पहले पता है सॉल्व कैसे करूंगा इसको। आईसीआर का पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर फॉर्मूला। आईसीआर का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ, मैंने अभी आपको बताया, प्लीज रिकॉल। ईबीआईटी वो है ना, वो तो घर पे मिलेगा। चलो ईबीआईटी अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट।
आ जाओ, EBIT अपॉन में फिक्स इंटरेस्ट करोगे और मैंने कहा EBIT निकालना है। सबसे पहले अब आप EBIT की तरफ भागोगे। मैंने कहा EBIT, ये क्या आ गया चलो, EBIT इज इक्वल टू कैसे निकलेगा? मैंने कहा EAT दे रखा है तो पहले बिफोर टैक्स बनाना तो 1 माइनस टी करेंगे प्लस साथ में कर देंगे इंटरेस्ट ऐड, ऐसा ही कुछ। तब हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। देखो पहला स्टेप क्या हो गया? EBIT बनाया और उसके बाद क्या करा? EBIT बनाया, इंटरेस्ट ऐड करके EBIT बना लिया। बेटा इंटरेस्ट तो दे रखा होगा तभी ICR निकलवाएगा, अदरवाइज तो आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ना। एक बात बता, यहाँ पे क्या डालेगी, है ना? तो इट इज इम्पॉसिबल कि आपको इंटरेस्ट ना दे रखा हो, कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट तो तिगड़म करके निकालना ही पड़ेगा या दे रखा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। तो मैंने कहा यहाँ से आपका निकलेगा EBT और फिर उसमें से आपने इंटरेस्ट ऐड करा तो आपका क्या निकल जाएगा? EBIT निकल जाएगा। सही बोल रहा हूँ, है ना? चलो तो यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। अब इस सारी चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो पुट करते हैं। EAT कितने का दे रखा है जल्दी बताओ क्वेश्चन के अंदर? 80,000 का। तो 80,000 तो ये पुट करा। अपॉन में टैक्स रेट कितना है? 1 माइनस 0.2 करके लिखोगे पूरा, वो 20% में लिख देना। 1 माइनस 0.2 करोगे प्लस इंटरेस्ट कितना आएगा? वही सर आपका 45,000। EBIT बता दो फटाफट से कितना आ गया? 1,45,000। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? अच्छा वही सेवा है, आगे बढ़ गए थे क्या? ये भी सही है। कोई डाउट परेशानी समस्या? चलो इसके बाद ICR तो निकल जाएगा मिनटों के हिसाब से। बताओ कितना आएगा? वही 1,45,000 डिवाइड बाय 45,000, है ना? हो जाएगा काम। कोई डाउट? चलो फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पर 1,45,000 तो EBIT आ गया और फिक्स्ड इंटरेस्ट कितना है? 45,000 अभी तो निकाला है ना? ये रहा, यहाँ पीछे वाले से भी उठा के देख सकते हो, सेम ही है। कोई डाउट? 1,45,000 ही आएगा। नहीं, हाँ 1,45,000 ही आएगा। कैलकुलेशन सीख ले मुन्ना। 1 माइनस 0.2 करेंगे 0.8 आएगा और 8 से 8 कैंसिल करेंगे तो 10,000 आएगा। 10,000 से इंटू में 10 करेंगे तो 1 लाख आएगा और फिर 45,000 ऐड करेगा तो 1,45,000। पता है मेरे को, बोल तो रहा हूँ। ठीक है, चलो थका मैं हूँ, हालत तुम्हारी खराब है। बताओ शर्म नहीं आ रही तुम्हें? है? चलो इंटरेस्ट कवरेज रेशो खत्म होता है क्या? एक मिनट जरा वो लिस्ट दिखा ना, हमारा इस अगला रेशो कौन सा था यार? बुक है, नाम दिया मुझे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी आदमी हो तुम, है? चलो फिफ्थ आएगा हमारे पास डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत ही सिंपल। अब डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड सिखाने से पहले सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा। फॉर्मूला किसका? कैपिटल एम्प्लॉयड का। कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे तक काम आएगा। सर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे। मैंने कहा इसके वर्ड मीनिंग पर चले जाओ, जो इसका कोर वर्ड मीनिंग है उसके ऊपर ध्यान से देखना। क्या है कॉन्सेप्ट किसका? कैपिटल एम्प्लॉयड का। सर कैपिटल एम्प्लॉयड बोले तो जो कैपिटल आपने एम्प्लॉय कर रखी है, जो कैपिटल आपने एम्प्लॉय कर रखी है। और इसका मतलब क्या कि जो कैपिटल आपने लगा रखी है। और फर्म दो ही जगह से कैपिटल लगा सकती है, या तो डेट फंड या फिर इक्विटी फंड। ऐसे याद रखना, कैपिटल मतलब फर्म में जो पैसा लगा रखा है। ऐसे लिख दूं यहां पे, इसका मतलब जो फर्म में पैसा लगा रखा है। और वो कौन सा है जल्दी बताओ? मैंने कहा दो ही जगह से लग सकता है। देयर आर टू सोर्स ऑफ फंड। डेट फंड और इक्विटी फंड। और इक्विटी फंड। सर तो डेट फंड और इक्विटी फंड का मतलब यानी कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देखना है तो कहां से लगा हुआ? डेट और इक्विटी। और डेट और इक्विटी तुम्हें याद तो है, NCL प्लस SHF। सिंपल। तो यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ फॉर्मूला तुम्हारे लिए मुश्किल है या आसान है?
आसान है भाई, आता है तुम्हें, कुछ भी नहीं करना, बस ये याद रखना कि कैपिटल एम्प्लॉयड के कोर मीनिंग पे चले जाओ कि पैसा कहाँ कहाँ से लगा रखा है, और कहाँ कहाँ से लगता है, दो ही जगह है, डेट और इक्विटी। ये लो जी। अब मैंने कहा यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, सीई इज इक्वल्स टू एनसीएल प्लस एसएचएफ। क्लियर है क्या? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी हमारा यहाँ पर कवर हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ से हम वही अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 5th आ गया क्या? हाँ सर 5th आ गया। टोटल एसेट नहीं, क्या था अपना, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड है। फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ, गड़बड़ ना हो। हाँ यही है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। देख के बता रहे क्या? चलो जी, तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आपका क्या आ जाएगा? फॉर्मूला तो देखो बड़ा सिंपल है, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो जी यहाँ लिख देते हैं, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। मालिक कहाँ चल गए आज, ये कैसे बिहेव कर रहा है? कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब एनसीएल प्लस, और इनमें से मुझे एक भी चीज निकलवाने की सिखानी है तो मुझे बता दो, बोलो सिखाना है क्या कुछ? सब सिखा रखा है ऊपर से। मैंने बोला ना कॉन्सेप्ट जो बने हुए हैं ना वो हमारे इतने ज़्यादा शार्प है कि फॉर्मूला तो बस ऐसे ही बनेगा। और देख लो फॉर्मूला याद करने की वैसी जरूरत नहीं है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपल। अब डेट भी निकालना पड़ सकता है। अब वो देखो वो सारी प्रोबेबिलिटी मैंने तुम्हें सिखा दी क्या क्या आ सकती है। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा या इनडायरेक्ट लगेगा, और इनडायरेक्ट लगेगा तो टोटल एसेट या तो टोटल डेट दे रखा होगा या वो वाला भी लग सकता है, तीन ही प्रोबेबिलिटी लग सकती है। क्लियर है? चलो ओके, कुछ नहीं है, मास्टर नोट्स है, इसी से करो, रीड मार लेना, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलेंगे, अगले टॉपिक पे चल लेते हैं। कोई नहीं, अब कर ही रहे तो कर ही लेते हैं मेहनत, फिर एक ही बार क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। सर मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ तक फॉर्मूले याद हुए सारे? अगले पे बढ़ते हैं। अगला जो है दोबारा से, अब हमारे पास जो कैटेगरी बनती है, जो कैटेगरी बनेगी वो बेसिकली हमारी कौन सी बनेगी? टर्नओवर रेशियोस। पहले तो इसको पैक कर देते हैं। अब अगली कैटेगरी आ रही है हमारे पास टर्नओवर रेशियोस। लिख लो भाई। अब इसके लिए फिर कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है? और बहुत टेढ़ा कॉन्सेप्ट है इसका, सबसे ज़्यादा टेढ़ा इसी का ही है। हाँ हाँ टाइम्स आता है उसकी, वो तो उसका तो कोई महत्व ही नहीं है। महत्व तो इसके कॉन्सेप्ट का है। जैसे मैंने आपको ये बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट कराया, जैसे ये इनकम स्टेटमेंट का कराया, वैसे इसका भी एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा है। बेटा नहीं कराऊंगा तो आपका चैप्टर अधूरा है। फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बल्कि खुश हूँ, है ना? कम बोलना पड़ेगा। चलो तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, टर्नओवर रेशियोज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सर टर्नओवर रेशियोज के अंदर जो आइटम्स यूज होते हैं ना, उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा बट आपको याद नहीं है ना? चलो हनुमान को उसकी शक्तियाँ वापस याद दिलाएं। आ जाओ। तो मैंने कहा सर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में क्या आएगा? COGS हमें सीखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कभी कभी इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ और या फिर बोला जाता है इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स। तीनों दिशाएं एक ही तरफ इशारा करती हैं। अपने शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इसको COGS।
ठीक है। अब निकलता कैसे सर, ये इसका मीनिंग क्या है, पहले ऐसे समझो, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मीनिंग क्या है। गो टू द हार्ड मीनिंग, मतलब जो इसका मीनिंग जो बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है उसके मीनिंग पे, बिल्कुल हार्ड कोर वर्ड मीनिंग के ऊपर जाओ आप, ठीक है। एक सेकंड देना, हेलो को फोन करो, नंबर भेज रहा हूँ उसको, फोन करो, क्लास में चलो भाई। तो मैंने कहा इसके मीनिंग के ऊपर चलते हैं, क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स बिके उनकी कॉस्ट क्या थी, ऐसे लिख देगा, इसको लिख देगा यहीं पर ही, ये बात बाद में याद रहनी चाहिए, है ना। जो गुड्स बिके, बाइक, ठीक है, कैसे लिखे फिर इसको BEKA, हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है ठीक है। जो गुड्स सोल्ड हुए, सेल हुए उनकी कॉस्ट क्या थी। तो मैंने कहा जो गुड्स सेल हुए उनकी कॉस्ट क्या थी। तो ऐसा सोच के देखना, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, वैसे तो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं पर मेरा ना प्रेफरेंस नहीं रहता कि मैं कुछ भी रटवाऊँ, मैं सिर्फ अकाउंट्स में एक चीज़ रटवाने की प्रेफरेंस रखता हूँ, और वो क्या है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एसेट और एक्सपेंस एक जैसी चीज़ें, बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। इसके अलावा मेरा एक भी प्रेफरेंस नहीं रहता कि भाई रट्टा मार। अभी तक देख लो तुमने अकाउंटिंग रेशो भी पढ़े होंगे, मैंने किसी में रट्टा मारने की कोई प्रेफरेंस नहीं दी आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं वो बैलेंस शीट वाला जो पार्ट है, हाँ वो ऑब्वियसली, क्योंकि वो अब वो प्रेजेंटेशन की फॉर्मेट है, तो भाई वो तो कोई ऑप्शन नहीं है उसके अंदर, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा COGS का वैसे अगर एक डायरेक्ट फॉर्मूला देखे, सर यहाँ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या, मैंने कहा हाँ, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला देखे तो मैंने कहा जितने गुड्स आपके पास ओपनिंग में थे पहले तो उनको ले लो, जितने गुड्स आपके पास, समझते हुए चलेंगे बिल्कुल, जितने गुड्स आपके पास ओपनिंग में थे पहले तो उनको उठा ले भैया, तो जिसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद साथ में आपने जो गुड्स आपने और परचेज करे इस साल वो भी ले लो, वो भी तो बिकने का पार्ट ही होंगे, हाँ सर। जो ऐसा याद रखना, जो जो गुड्स आपके बिकने का पार्ट थे, सेल का पार्ट थे, उसको ऐड कर दो, जो सेल का पार्ट नहीं है उसको माइनस कर देना। देखना आप सिंपल याद हो गया फॉर्मूला। मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक, साथ में मैंने कहा परचेजेस। अब परचेजेस बोले तो नेट परचेजेस, ये ध्यान रखना, तो मैं ऊपर लिख देता हूं नेट परचेजेस, उसके बाद यहां पे परचेज माइनस परचेज रिटर्न। क्लियर है। पहला तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, साथ में आपने क्या करा, लिखा है ऐड हमारा नेट परचेजेस। पहले ओपनिंग स्टॉक क्या कि हाँ ये वाले गुड्स तो हमारे पास ओपनिंग में थे ही, साथ में मैंने ये गुड्स और खरीदे, कुछ वापस कर दिए तो उनको माइनस कर दिया क्योंकि वो सेल का पार्ट नहीं बने होंगे ऑब्वियसली। फिर साथ में मैंने कहा अब उन गुड्स को खरीदने के लिए हमने जो खर्चा करा होगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं हम उसको, उसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। अब सर जो डायरेक्ट एक्सपेंस हमने करा होगा ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अभी नीचे लिखूंगा। अब ये उस कॉस्ट का पार्ट ही बन गया होगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है ये भी। बट अब इसमें से वो वाले गुड्स को रिमूव कर देते हैं जो नहीं बिके। क्या बोले, उन गुड्स को रिमूव कर देते हैं जो नहीं बिके, और नहीं बिके हुए गुड्स को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। वही है वही है वही है, बस सेल्स नहीं आया, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, वो भी आ जाएगा, टेंशन नॉट। चलो यहां पर देखते हैं, तो मैंने कहा माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। एक बार रिकैप करें फटाफट से, क्या बोला हमने, मैंने कहा सबसे पहले हमें, अच्छा COGS का मतलब क्या है, वो गुड्स जो बिके उनकी कॉस्ट। तो मैंने कहा उनकी कॉस्ट कैसे आएगी, मैंने कहा जो ओपनिंग में गुड्स रहे होंगे वो तो उसका कॉस्ट का पार्ट बने ही होंगे, हाँ सर। तो मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक को ऐड मार, साथ में जो गुड्स खरीद के लाए वो भी उसकी कॉस्ट का पार्ट बने होंगे क्या, हाँ सर वो भी बने होंगे। बट जो रिटर्न कर दिए क्या वो बने होंगे, नहीं, उसको रिटर्न मार दे, माइनस कर दिया।
फिर सर उसको खरीद के लाने में जो हमें कॉस्ट लगी, क्या वो उसका पार्ट बनेगा? हाँ सर वो भी बनेगा। और साथ में जो गुड्स अभी नहीं बिके, क्या वो गुड्स सोल्ड का पार्ट बनेंगे? ऑब्वियसली नॉट, तो उसको माइनस कर देते हैं, बात खत्म हो गई। लो सर अभी फुल फ्लैश है। हेलो, अच्छा मैं क्लास में देखना। अब डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, यहां पे लिखते हैं शॉर्ट में करके। पता नहीं ये कहीं पे डेफिनेशन है या नहीं, मैंने तो अपनी बना रखी है और यही मेरे को समझ में आती है, ठीक है? आप लोग भी लिख लो। सर डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? मैंने कहा डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ये होता है, दो बातें, बस दो बातें याद रखनी है। मैंने कहा एक्सपेंस इनकर्ड इन रिलेशन टू परचेज। दूसरी बात को याद दिला दे तो मजा आ जाए। रचित 11वीं क्लास में पढ़ी है भाई हमने डायरेक्ट एक्सपेंस की यही वाली डेफिनेशन। क्यों बेइज्जती करवाते हो भाई तुम, हैं? कहीं को कल को जाओगे किसी और टीचर से पढ़ोगे अकाउंट्स, फिर वो बोलोगे ना क्या पढ़ाया उस अकाउंट्स वाले ने, क्या भरोसा भाई। फिर भी इन सर्टेन सर्कमस्टांस कभी ना कभी, है ना? तो बेइज्जती तो मत करवाओ, है? इस साल तो नहीं बनेगा, बाद में पढ़ोगे तो भी तो बेइज्जती मरवाओगे ही कि क्या पढ़ा है उस 12वीं वाले ने, क्योंकि मैं भी ऐसी बेइज्जती मारता हूँ ना जब सीए फाउंडेशन वालों को पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है? तो बताओ, क्योंकि बस तुम्हें याद नहीं होता, दिक्कत ये है, उसने तो अच्छा ही पढ़ाया होता है, ठीक है? एक्सपेंस रिलेटेड इन रिलेशन टू परचेज। और साथ में प्लीज ध्यान से सुनना, मैंने कहा एक्सपेंस इनकर्ड इन कन्वर्जन, अब बोल दे, अब तो बोल दो, इन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, ठीक है? यही दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बनते हैं। प्लीज ध्यान से सुनना, मैंने कहा ऐसा कोई भी खर्चा जो आपने करा हो इन रिलेशन टू परचेज करने के लिए, मतलब परचेज को कंप्लीट कराने के लिए, लाइक कैरेज पे करा, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज पे करा, ठीक है? किसी भी तरीके का कोई ऐसा एक्सपेंस पे करा तो दैट इज कॉल्ड योर डायरेक्ट एक्सपेंस। साथ में कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने पे करा हो, किस रिलेशन में? मैंने कहा अपने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब मैं खरीद के लाया कच्ची लकड़ी और उससे बनवाया मैंने फर्नीचर, तो फर्नीचर बनाने के लिए जो भी मेरी कॉस्ट लगी हो वो सारे मेरे कैसे खर्चे होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अंदर फर्दर बाइफिकेशन होती है फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन। फर्दर आप पढ़ोगे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अलग से होते हैं, कॉस्टिंग का पार्ट बनते हैं वो, बट अभी वो आपका पार्ट नहीं है, तो अभी हम इस डेफिनेशन को सही मान सकते हैं। बाद में हाँ हाँ वो मैन्युफैक्चरिंग यही आता है, बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही पार्ट बनता है वो, ठीक है? चलो खैर, यहाँ तक बात समझ में आई? ये बन गया आपका सीओजीएस। सीओजीएस बोले तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कोई डाउट यहाँ तक? ओके। अब सर एक फॉर्मूला और होता है जो कि आपका डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। लिखते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच, ये डायरेक्ट थी। डायरेक्ट अप्रोच हो गई जिसमें फॉर्मूला क्या हुआ? सीओजीएस। जब आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस जैसी इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो आप सीओजीएस ऐसे निकालोगे, ठीक है? दूसरी अप्रोच होती है ठीक है। अब दूसरी अप्रोच आपकी कौन सी है? प्लीज ध्यान से सुनना, मैंने कहा इनडायरेक्ट अप्रोच। अब इनडायरेक्ट में फॉर्मूला पता है क्या होता है? आपको क्या निकालना है? सीओजीएस निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही निकालना है। तो मैंने कहा क्या आपके पास सेल्स अवेलेबल है? मैंने कहा हाँ। क्या आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है? मैंने कहा चल हाँ। तो मैंने कहा सेल्स में से प्रॉफिट को हटा दो, क्या बचेगा? सीओजीएस। इनडायरेक्ट अप्रोच। क्या बोला मैंने? क्या आपके पास सेल्स अवेलेबल है? मैंने कहा हाँ। 6 लाख रुपए की सेल हुई थी, उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, तो कॉस्ट कितने की थी? ऑब्वियसली 5 लाख की, है ना? तो यानी कि दूसरा इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है सीओजीएस निकालने का? सीओजीएस इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कोई डाउट सर? बट इतना आसान खेल नहीं है ये, ठीक है?
चलो क्या कह रहे हो, पता था? ये ऊपर वाले से भी बवाल है, ऊपर वाला तो छोटा मोटा सा था। ये आसान तो है, फॉर्मूला आसान है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन मुश्किल है। याद आ रही है किसी को वो 4 बक्से? इस तेरे को तो याद आएंगे, है ना? पढ़े हैं तो क्यों नहीं याद आएंगे? आ जाओ, चलो 4 बक्सों में डिवाइड कर लो पहले तो इसको। चलो यहाँ पे लिखते हैं आराम से, 4 टाइप करवाऊंगा, इसमें ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। यहाँ पे सेल्स तो मिल गई, सेल्स तो क्वेश्चन दे देगा, बट ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालें? ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज डिफरेंस होता है। जैसे परसेंटेज डिफरेंस कैसा? आओ सर, वो याद है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, वो जो बचपन में करके आए हो 11th क्लास में, ये वही है, ठीक है? बट इसको थोड़ा डिटेल लेवल में आराम से समझते हैं, ठीक है? प्लीज़, याद है नहीं है? हाँ वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ग्रॉस प्रॉफिट, अब मैंने कहा पहला एग्जांपल, यहाँ पे 4 एग्जांपल बनाएंगे और काम खत्म करेंगे। मैंने कहा पहला एग्जांपल क्या बनाया, मैंने कहा आपको दे रखा है मैंने सेल्स कितने की, लेट सपोज 5 लाख रुपए की, और मैंने आपको जीपी की रेशो दे दिया, या ऐसे लिख दिया जीपी ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10% ऑन सेल्स। इसको मैच करो जरा, किसको? ये दोनों रेड वालों की चीजों को मैच करो जरा, ये भी सेल, ये भी सेल, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज करने की जरूरत है क्या? रेशो भी सेल्स पर है और दे भी क्या रखी है, सेल्स दे रखी है, क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है? नहीं। तो आराम से परसेंटेज लगाई जा सकती है। कैसे लगाई जाएगी? 10% ऑन 5 लाख लगा दो और सीओ जैसा आ जाएगा 4,50,000। ये तो सिंपल था पार्ट, कोई डाउट इसमें? ये लो जी, तो सबसे पहले क्या निकाला हमने? जीपी निकाला। या फिर ऐसे कर देते हैं, सेल्स है हमारे पास 5 लाख रुपए की, जिसमें से हमने क्या माइनस करना है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 5 लाख पे 10%। लो जी, ये आ गया आपका सीओजीएस। कितना आ गया? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा आसान था। सर क्या मजाक लगा रखा है आपने, है ना? आ जाओ, आओ तुम भी ले लो मजा। ये लो भाई, याद आया कुछ तो दिमाग में एकदम चटकारा सा आया, कुछ तो करा था हमने। कॉस्ट देख कर, अब ध्यान से सुनना। सर ग्रॉस प्रॉफिट जो आपको रेशो दे रखा है कहता है कॉस्ट का है, बट अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, पहले शॉर्ट ट्रिक समझ लो, फिर लॉजिक समझना होगा तो लॉजिक समझा दूंगा, लेकिन पेपर में तो शॉर्ट ट्रिक काम आएगी ना, तो पहले वो जरूरी है। तो ध्यान से सुनना, मैंने कहा सेल्स दे रखी है, निकालना क्या है? कॉस्ट नहीं बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, लेकिन अब परसेंटेज किस पे है? कॉस्ट पे। बट कॉस्ट तो क्वेश्चन में अवेलेबल ही नहीं है जो उस पर मल्टीप्लाई करा के लगा लूं। मैंने कहा जो चीज है पहले उसको उठा ले। सीओजीएस निकालना था ना, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स कितने की है जल्दी बोलो फटाफट। हाँ 5,50,000 की। सेल्स कितने की? 5 लाख, उसमें से माइनस करना है जीपी। जीपी कैसे निकलेगा? मैंने कहा जो चीज दे रखी है, क्या दे रखा है? सेल्स दे रखी है, 5,50,000 दे रखी है ना। अब और कोई तो अमाउंट नजर आ नहीं रहा परसेंटेज लगाने को, तो यही ले लेते हैं। क्या करा? अरे माइनस थोड़ी करा, अभी और चीजें लिख रहा हूं भाई, रुक जाओ, बुखला गए तुम तो, हैं? सुनो, 5,50,000 दे रखा है। अच्छा डाल दिया लो, सॉरी, ठीक है। 5,50,000 दे रखा है, मैंने कहा जो अमाउंट दे रखा है वो उठा लो और उस पर परसेंटेज लगा दो नॉर्मली। अब जरा होल्ड पे रखो, नहीं अभी क्वेश्चन नहीं हुआ, यहाँ पे बस एक चीज छोटा सा पार्ट करना है, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। देखना सर, कॉस्ट से सेल पर जाना है, कॉस्ट से सेल पर जाना है। देखो अब सेल्स तो चेंज हो नहीं सकती है क्योंकि वो तो अमाउंट है, बट परसेंटेज तो चेंज हो सकती है। कॉस्ट की परसेंटेज को सेल की परसेंटेज बनाना है। क्या करना है? कॉस्ट की परसेंटेज को सेल की परसेंटेज बनाना है।
आराम से दिमाग खोल के, कॉस्ट की परसेंटेज दे रखी है ना, 10% ऑन कॉस्ट है, इसको मुझे सेल वाली परसेंटेज बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस करना पड़ेगा। प्लस किस में करना पड़ेगा, किसी में भी करना हो, मैंने कहा प्लस करना पड़ेगा। डिसाइड हो गया प्लस, ये समझ में आया, क्योंकि कॉस्ट में जीपी ऐड करोगे तो सेल्स होगा, है ना, तो प्लस करना पड़ेगा। प्लस कहाँ पे करोगे, ये अपॉन में 100 लिखा है, इसमें लाके प्लस का साइन लगा देना। ये प्लस का साइन डिसाइड करना आया, क्योंकि कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट से जाना है सेल पे, कॉस्ट से सेल पे जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो प्लस करते हैं, तो मैंने कहा 100 में प्लस कर दिया। कोई डाउट यहाँ तक? अब कितना प्लस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली जीपी प्लस करना पड़ेगा, और जीपी कितना है 10, रेट ही प्लस करना है ना, रेट ही तो चेंज करना है। मैंने कहा हो गया सॉल्व। अच्छा ये कॉस्ट वो थी मतलब परसेंटेज जो दे रखी है वो 10% ऑन कॉस्ट है, वो कॉस्ट बेसिकली वही COGS है, ठीक है, उस पे लगाना था, बट वो तो खुद ही निकालना है, तो वो कैसे आ जाएगा, बट मैंने कहा उसको लेट करा 100, फिर 100 में मैंने वो ऐड करा जीपी, तो मेरे पास आ गई सेल, और उसको इक्वेट कर दिया। बेसिकली ऐसे करते हैं, बट मैंने कहा ये मैंने ट्रिक बना रखी है, शॉर्ट ट्रिक है कि आपको कॉस्ट से सेल पर जाना है, प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने प्लस डाला और साथ में क्या कर दिया, जीपी को ऐड कर दिया, और सब फॉर्मूला सेम था जैसे आपने पिछले बार में लिखा होगा, देख सकते हो। क्लियर? एक एग्जाम्पल सॉल्व करोगे अभी बैठ के, पहले इसको लिख लो। ये बेसिकली आपका 50,000 आएगा, 50,000 के बाद आप वो कर देना, 5 लाख आ गया। कैलकुलेटर निकालने के लिए ये सब करना पड़ेगा? नहीं बेटा, हाँ ये जो अभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज आएंगे, इसके अंदर जो COGS यूज होता है ना, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। और आगे तो ये आगे एक और कॉन्सेप्ट है, अरे आज तो नहीं हो पाएगा। तीन ही कॉन्सेप्ट है मतलब ऐसे गैप में, अब एक परसेंटेज का आएगा, टर्नओवर का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, टर्नओवर में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, अब ग्रॉस प्रॉफिट में आएगा। वो लास्ट है, वो तो फिर उसके हाँ, बाद है। वो लास्ट है, उसके बाद चैप्टर चैप्टर खत्म। उसके बाद वो वाला कॉन्सेप्ट करने के बाद, अभी नहीं। ज्यादा जल्दी खत्म नहीं हो गया? सबसे बड़ा चैप्टर नहीं, सबसे बड़ा चैप्टर ये नहीं है, कैश फ्लो है। क्वेश्चन वाइज ये सबसे बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज वो है, उसके अंदर भारी भड़कम कॉन्सेप्ट है, कम से कम 6 क्लास लगेंगे उसके अंदर, 6 से 7 क्लास। मुझे एक दिन में समझा के वो तो वो एक अलग चीज़ है, वो फिर वो कॉन्सेप्ट बेस अगर चलेंगे ना, तो उसको ढंग से समझने के लिए कम से कम 5 से 6 क्लास डिटेल्ड वर्जन समझने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? बेटा ये कट कर लो, 5 लाख डिवाइड बाई 110, तो 50,000 आएगा, ये तो 5 लाख आएगा इसका। चलो एक सॉल्व करोगे, एग्जांपल दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, करो। मैंने कहा 2,20,000 दे रखा है, या 1,20,000 आपको सेल्स दे रखी है, जीपी ऑन कॉस्ट है 20% का, कैलकुलेट COGS, करो कैलकुलेट। 1,20,000 सेल दे रखी है, हाँ हो गया 1 लाख। अब मैं नहीं करूँगी, आंसर बता दो। पर मेरे को एक चीज़ दे दो, कर ले इसको, सॉल्व लिख ले। कॉस्ट जो थी ये कॉस्ट सेल की है, मतलब सेल किया जो सेल करता उसकी कॉस्ट है, मान के चल एक गुड तूने बेचा 6 लाख रुपए का सेल वैल्यू, और लेकिन वो गुड्स खरीदा कितने का था, 5 लाख का, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। आ गया कितना आया? 1 लाख। 1 लाख नहीं आया, कोई और आप नहीं, दूसरा आराम से लिखो। बता हाँ 1,10,000 आ रहा है, क्यों, अपॉन में कितना डाला, 120, 20 अपॉन में 120, 1,20,000 इंटू में 20 अपॉन में 120 करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। गलती कर दी, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करिए लग रहा है। चलो जीपी निकलवा दूं, सिर्फ जीपी देखना कैसे निकलेगा, आ गया आ गया, मुझे वो इंटू नहीं करा। 1,20,000 इंटू में 20 अपॉन में 120, सिंपल, रेट ऐड हो जाएगा बस, और क्या ऐड ही तो करना है। आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले, देखना एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। मैंने कहा अब वैसे टेक्निकल लेवल खत्म हो गया, बट कभी कभी पता है सेल निकालने को आ जाती है क्वेश्चन में, पता नहीं क्यों, कैसे, हाउ, कुछ होगा देखेंगे। हाँ सेल्स निकालनी पड़ जाती है कभी कभी क्वेश्चन में, तो सेल्स अब, लेकिन तब आपको कॉस्ट दे रखी होगी और सेल निकालना पड़ेगा।
तो मैंने कहा अगर COGS दे रखा है, मान के चलो कितने का, 3 लाख रुपए का, और मुबारक हो आपको जो GP की परसेंटेज है वो पता है किस पे है, 10% ऑन कॉस्ट। तो मैचिंग कैसी हो गई, मैचिंग होगी ना ये तो, कॉस्ट कॉस्ट सेम, कॉस्ट कॉस्ट भाई भाई, तो भाई भाई तो कोई टेंशन नहीं देते है ना। चलो जी, तो टेंशन नहीं तो फिर क्या करें, आराम से बस मल्टीप्लाई करा दो और अपना आंसर निकाल लो। तो अगर आपको सेल निकालनी है, लेकिन ये तो बताओ सेल निकालनी है तो करेंगे क्या, कॉस्ट प्लस GP, यही करना पड़ेगा। अब मैंने कहा कॉस्ट कितने की दे रखी है, 3 लाख रुपए की, GP कितना आएगा, 3 लाख पे 10/100, ये तो सिंपल ही आएगा ना, क्योंकि सेम नेचर है। तो नीचे परसेंटेज में कुछ भी ऐड, 100 में कुछ भी ऐड माइनस नहीं होने वाला, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया सॉल्वर बड़े आराम से, 3 लाख प्लस 30,000, तो 3,30,000 आपका आ गया आंसर। आगे बात करता हूँ नेक्स्ट वाले पे। COGS दे रखा 3 लाख का, सेल्स और इसको चेंज कर दो, ये कितना है आपका, कितना 290 नहीं 90 ले सकते हैं या 180 ले सकते हैं, ठीक है। है हाँ, वो भी ले सकते हैं। चलो, तो हमारी कैलकुलेशन बरोबर आएगी। चलो अब देखना यहाँ पे क्या होगा, एक बात ध्यान रखना, हाँ बहुत बढ़िया, अगर जिसने गैस कर लिया, क्योंकि सेल दे रखा है, परसेंटेज कैसी है सेल की, और जाना कहाँ है कॉस्ट पे, तो 100 में प्लस करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि सेल से कॉस्ट पर जाना तो GP माइनस करना है, तो माइनस करेंगे। तो मैंने कहा फॉर्मूला कैसे बनाओगे, मैंने कहा सेल्स निकालनी है भाई साहब, तो सेल्स कितनी है निकलेगी, मैंने कहा कॉस्ट प्लस GP, कॉस्ट कितनी है 90,000, और मैंने कहा GP निकालना है, GP निकालना है, तो मैंने कहा जो दे रखा है पहले तो वो उठा लो, इनटू में 10/100 लिख लो, और अब माइनस आएगा बिकॉज कॉस्ट से, सेल से कॉस्ट पर जाना, तो -10, ये लो भाई, ये आपका सॉल्व हो गया, खत्म। माइनस, देखिए क्लियर हुआ, अब समझ में आया ये दिमाग कैसे लगाना है। हाँ वही आएगा, 1 लाख ही आएगा, वो तो मुझे भी पता है, पहले से ही पता था। चल ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चल आगे बढ़ते हैं, अब इन्वेंट्री टर्नओवर स्टार्ट करेंगे ना। ये कॉन्सेप्ट था ना बेटा, अब तो फॉर्मूले पे आएंगे, अभी तो आए हैं, ये तो कॉन्सेप्ट था कि ये सीखना है, ये आता है तो फॉर्मूला आता है, अदरवाइज कुछ नहीं आता है ना। ये लो, अभी हमने स्टार्ट क्या करा था याद है, टर्नओवर रेशोज, और उस हर चीज़ में हम पहले क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आज सारे डेड क्यों हो रहे हो तुम लोग, हालत नहीं है क्या तुम्हारी, तबियत खराब है, ऐसा कुछ है? मेरी हो रही है लेकिन। चलो सिर्फ टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है, और तो सब काम तो करवा ही दिए, घर से प्रैक्टिस करके आना। अब मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा मोटा चौड़ा सा, क्योंकि कल संडे है, कल छुट्टी होगी, ठीक है, तो आप लोग जाना, आपकी नहीं होगी, ध्यान रखना। क्यों, कब है, वेडनेसडे को है? मेरा टेस्ट है वेडनेसडे को, अकाउंट चाहिए। अबे ओ नहीं बोल रहे सच्ची में, इसकी अभी मंडे ट्यूसडे को छुट्टी थी। ठीक है, मैं ठीक है, आपको एक काम करूँगा, ऐसा करते हैं फिर आज